ये ओलंपिक्स जो हैं ये हर 4 साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़ के चले जाते हैं। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम, भारत में कितने स्टेडियम? और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे? और हो सकता है गोल्ड भी आ गया हो विनेश फोगट के साथ। कि ओलंपिक से जस्ट पहले वो अपने वीजा के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जैसा चल रहा है चलने दो ना, कौन बदले, झंझट कौन उठाए, खतरा कौन ले। हमें पता चलता है हमारे पुराने एथलीट हैं, उनकी भुखमरी की हालत है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने मेडल बेच रहा है। चीन के पास एक सौभाग्य ये है कि उनके पास क्रिकेट नहीं है। और अमेरिका में आप बराक ओबामा की देखिए तो बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो आएगी, एक फोटो, और पूरा पश्चिमी मीडिया चुप हो गया। पुतिन की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है चर्चा लंबी जा रही है, पर 4 साल में दिल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं टूटता, मेरा भी टूटता है। तो मैं जरा खुल के बोलना चाहता हूँ इस पर। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न कुछ थोड़ा अलग है। ये ओलंपिक्स जो हैं ये हर 4 साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़ के चले जाते हैं। और इस बार तो हाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है जो मेडल टेली है उसमें। और मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ भारत के जो मेडल्स हैं वो पिछले ओलंपिक्स के मुकाबले और घट गए हैं, दूसरी ओर चाइना जो है वो नंबर 1 पे आ गया, वो यूएसए से भी आगे पहुंच चुका है मेडल टेली में। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा होता क्यों है, तो मैंने ये आपसे प्रश्न 2 दिन पहले भी पूछा था, पर उस टाइम आपने कहा था कि इस पर बाद में बात करेंगे। तो मैं एक बार आपसे समझना चाहता था कि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे मेरी शिक्षा में एक बात बहुत जोर दे के सिखा दी गई है कि बिना तथ्यों के बात मत करो, और किसी बारे में मुंह खोलने से पहले जितना ज़्यादा हो सके जांच पड़ताल, छानबीन कर लो, फैक्ट्स का पता कर लो, फिर बात करो। और अगर नहीं पता तो मत बोलो। तो 2 दिन तुमसे इसलिए मांगे थे। तो मैंने सोचा इस पर, और मज़ेदार है, आप लोग लिखो। तो एक 4C फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में तैयार हुआ है कि भारत की ये हर 4 साल में ओलंपिक में दुर्दशा क्यों होती है, और जैसा इन्होंने कहा कि दिल क्यों टूटता है। इस बार दिल ज़्यादा टूटा है क्योंकि पाकिस्तान एक गोल्ड लेकर पाकिस्तान भी ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है और कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? ये तो छोड़ो कि गोल्ड बढ़ रहे हो, मेडल बढ़ रहे हो, पिछली बार जितना था उससे और कम हो गया। क्यों हो रहा है? तो 4C। तो इसमें जो पहला C है, हम कारण समझना चाहते हैं कि ओलंपिक्स में क्यों हमारी दुर्दशा है। जो पहला C है कैपिटल। फिर कैपिटल में भी मैंने थोड़ा जांच की। तो 2 तरीके से कैपिटल माने पैसा, निवेश। 2 तरफ से निवेश होता है, पब्लिक और प्राइवेट, माने सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा। आंकड़े लिखते चलिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। भारत और चीन 2 कॉलम्स बना लीजिए। तो कैपिटल में पहली चीज सरकार की कितनी स्पेंडिंग रहती है, माने बजट कितना रहता है। और दूसरी चीज कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही है पूरी प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, उसका साइज कितना है। तो जो बजट है वो भारत का है लगभग $400 मिलियन, जो स्पोर्ट्स बजट है। और चीन का है $3.2 बिलियन। ये कितने गुना हो गया? लगभग 8 गुना। भारत का 415 मिलियन है टू बी प्रिसाइज, पिछले साल का। आबादी दोनों की लगभग एक बराबर है, भारत की थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। पिछले महीनों में हमने चीन से आबादी अपनी ज़्यादा बढ़ा ली है। आबादी एक बराबर है और उनकी सरकार स्पोर्ट्स में 8 गुना ज़्यादा निवेश कर रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा? वही जो हमारे सामने है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है।
सरकार तो फिर भी शायद थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, 8 ही गुने का अंतर है। अब सुनो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साइज में अंतर। भारत की जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उदित ये जो बातें बोल रहा हूँ कोलैबोरेट करते चलना, आंकड़े ऊपर नीचे ना हो मेरे, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ तो निकाल के देखते चलो। भारत की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो लगभग $2 बिलियन की है, और चीन की है 750 बिलियन के आसपास की। $750 बिलियन के आसपास की चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जिसमें दोनों बातें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें रेंटल्स और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। गुड्स माने खेलने के कौन से सामान पैदा कर रहे हो, सर्विसेज माने जिसमें कोचिंग सर्विसेज आ गई, स्टाफ सर्विसेज आ गई, फिजियोथेरेपी आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी काउंसलिंग की आती हैं चीज़ें, वो सब इसमें आ गया। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो उसका रेंटल वगैरह है वो भी इसी में आ गया। $2 बिलियन भारत में और 700-750 बिलियन डॉलर चीन में। और ये जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार नहीं कर रही है। इससे ही पता चल रहा है कि जो आम जनता है वो स्पोर्ट्स को कितना महत्व देती है। जब यहाँ आम आदमी स्पोर्ट्स को महत्व ही नहीं देता, और स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे यहाँ चलता भी क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट जिस वैरायटी का भारत में चलता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता। गली में क्रिकेट हो जाता है, और वो जिसको हम टेनिस की नहीं होती, टेनिस की तो महंगी आती है, उसको हम बोलते हैं किरमिच की गेंद। टेनिस वाली गेंद तो बहुत महंगी होती है असली, जो किरमिच की गेंद होती है उससे खेल लेते हैं। और फट्टा होता है वो बल्ले के नाम पे, तो उसमें क्या खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक को। लेकिन जब ओलंपिक्स के खेलों की बात आती है तो उनमें खर्चा लगता है कि आपको अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको टेनिस कोर्ट खड़ा करना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसीलिए भारत थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी वहीं कर लेता है जहां बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगता या कम लगता है अपेक्षाया। जैसे कि पहलवानी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, इनमें हम फिर भी कुछ कर ले जाते हैं। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगना होता है हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, उसके लिए हम दूसरे सी पर आएंगे। दूसरे सी पर आने से पहले एक आपके लिए शानदार आंकड़ा, भारत में नहीं, भारत नहीं, पहले चीन का बताता हूं। चीन की सरकार ने चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम तैयार करे हैं। 1,70,000 स्टेडियम। आबादी बराबर है भारत चीन की, बताओ भारत में कितने स्टेडियम? सही जवाब देने वाले को मेरी ओर से ये मिलेगा। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम। भारत में कितने स्टेडियम? 1,000। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है साहिबान। चीन के जो स्टेडियम हैं वो सब मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम्स हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो खेले जा सकते हैं, ऐसा स्टेडियम बनाया जाता है। भारत के जो सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स हैं वो ज़्यादातर सिर्फ क्रिकेट को समर्पित हैं। उसमें क्रिकेट के अलावा आप बहुत कुछ नहीं खेल सकते। पिच बड़ा संवेदनशील एरिया होती है ना, आप उसमें और कुछ करोगे पिच खराब हो जाएगी या आउटफील्ड खराब हो जाएगी क्रिकेट की। तो उसमें कुछ अधिक से अधिक करते भी हैं, तो वो जो बाउंड्री पर ऐसे ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक ट्रैक बना देते हैं कि इसमें दौड़ लो। इससे ज़्यादा भारत के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनका कोई मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुल 1,000 स्टेडियम है हमारे पास, चीन के 1,70,000 स्टेडियम है। अब हमें भी पदक चाहिए और पैसा लगाना पड़ता है। ये एक चॉइस की बात होती है, ये गरीबी की नहीं बात है इतनी, ये एक चॉइस की बात है। चीन ने ये चुनाव करा था। 80 के दशक तक चीन ने कर रखा था कि हम किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। बड़ा लंबा अरसा रहा चीन ने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने तैयारी करी, कहे हम तैयार कर रहे हैं। इसको नेशनल फिटनेस प्रोग्राम बोलते हैं। बोलते सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं, हमें अपनी आबादी पूरी फिट चाहिए। और जब वो तैयार हो गए तब 80s में अचानक से वो आए
और आते ही उन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह छा गए। तो पीटी उषा वाला एशियाड था, आप लोगों में से कम लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा था टीवी पर। वो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा एशियाड था जिसमें चीन ने शिरकत करी थी, जिसमें पीटी उषा ने कई गोल्ड लिए थे। वो पहला या दूसरा एशियन गेम था जिसमें चीन आया था। उससे पहले एशियन गेम्स में बस जापान और कोरिया, इनका दबदबा रहता था। तो चीन ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हमें अपनी आबादी को फिट रखना है और हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा दिखाना है। तो वो ये कर पाए। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता। इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी का नतीजा होता है, एक विचार, एक निर्णय होता है। वो निर्णय हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो दूसरे सी पर आते हैं, कल्चर। हमारा जो कल्चर है वो संघर्ष का बहुत कम है। हमारा जो कल्चर है वो किसी वजह से सरेंडर का बन गया है। स्पोर्ट्स का तो मतलब ही होता है कि भीतर तुम्हारे प्रतियोगी भाव हो, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा का भाव हो, कॉम्पीट करना है, एक कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्राइफ को जानबूझ के इनवाइट करना है। मैं उतर रहा हूं रिंग में या अखाड़े में जानते बूझते मुक्के खाने के लिए, खाऊंगा भी मारूंगा भी, मैं उतर रहा हूं। और हम बोल देते हैं, और लगातार ये ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में हमारे पदासीन अधिकारियों का वक्तव्य रहता है, वी रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, विक्ट्री एंड लॉस आर पार्ट ऑफ द गेम, वी वेंट देयर टू पार्टिसिपेट। और इस जैसा निकम्मा वक्तव्य कोई हो सकता है क्या? हम कहते हैं कि देखो, ये तो जीतना हारना है तो बच्चे होते हैं जो इन बातों की बहुत परवाह करते हैं। खेल में जीतना हारना कोई बात होती है? हमारा भाव तो यह है कि जाओ और पार्टिसिपेट करो, हम सब भाई भाई हैं, हम तो विश्व बंधुत्व दिखाने आए हैं ओलंपिक्स में। हम लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते, हम तो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। इसीलिए भारत के जो पदक आते भी हैं, देखो कहां से आते हैं, वहां से आते हैं जहां सरेंडर का भाव जरा कम है, जहां पर भिड़ जाने को बहुत बुरा नहीं माना जाता, जहां रीढ़ सीधी रखने को बुरा नहीं माना जाता। भारत के पदक ज्यादा वहां से आते हैं। आप हॉकी पे कह रहे हैं इतने सारे हमने पदक जीते, बहुत सारे गोल्ड जीते, बहुत पहले की बात है वो जब जीते थे। अभी ताज़ा हमने 2 कांस्य पदक भी जीते हॉकी में। हॉकी में आधे खिलाड़ी पंजाब के होते हैं, कुछ हरियाणा के होते हैं। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? यहां तक कि इस बार जो महिला शूटर हैं जो पदक लेके आई हैं, वो भी किधर से हैं? ये वो जगहें हैं भारत में जहां सरेंडर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके रहे हैं ना सदा से भारत के। तो जब भी आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने झेला है, संघर्ष किया है, जवाब दिया है, लड़े हैं। तो आज भी उनमें लड़ने की स्पिरिट बाकी है। पर बाकी पूरे भारत में मैं देखो नहीं कहना, जो मैं बोलना चाहता हूं वो समझना, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के मत समझना। मैं किस भाव से कह रहा हूं ये देखो। लेकिन बाकी हमारे यहां पर ये बहुत बड़ी चीज बन गई है। ये क्या है? तुम ये करके मेडल लाओगे, या ये करके मेडल लाया जाता है? मेडल कैसे आता है? ये करके। हम ये बहुत हो गए हैं। और जहां जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां से तुम मेडल की तो उम्मीद ही छोड़ दो। और जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां तुम पाओगे कि वहां से फिर जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शारीरिक दमखम की जरूरत पड़ती है, वहां भी कम लोग जाते हैं। सेना में भी तुम देखो, खासकर थल सेना में, आर्मी में सबसे ज्यादा कहां से तुम पाओगे लोगों को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हैं, मानता हूं बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, मध्य प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं सेना में। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं।
और फिर मेडल भी उधर से ही आते हैं, जहां जज्बा ये हो कि संघर्ष करना है। हमने तो संस्कृति का मतलब ही क्या बना दिया, कल्चर, संस्कृति, हमने उसका मतलब ही क्या बना दिया, जी 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 समर्पण है, जी समर्पण है। जब तक संस्कृति का मतलब समर्पण रहेगा, संघर्ष नहीं, तब तक मेडल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यहां तो सेकंड के 10वें हिस्से के लिए जूझना पड़ता है ना। समर्पण तो थोड़ी हो जाएगा कि आकर के ईश्वर हमें बचा लेगा या जिता देगा, ऐसा होता है क्या? तो ये पहली चीज कल्चर में, क्या पहला सी क्या था, दूसरा सी कल्चर। कल्चर में पहली चीज हमने क्या बोली, समर्पण। अब दूसरी चीज, महिलाओं के प्रति रवैया। भारत ही नहीं, उन सब देशों के लिए ओलंपिक्स में सम्मान पाना और मुश्किल होता जाएगा जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है। कारण बता देता हूं, बहुत सीधा कारण। ये पहले ओलंपिक्स हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल 50% की है। 20-25 साल पहले भी जो ओलंपिक्स थे उसमें महिलाओं की भागीदारी 20-25% की थी। जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो महिलाओं की भागीदारी 2% की थी, 2% की। और वो बढ़ते बढ़ते इस ओलंपिक्स में जाकर के 50% पहुंच गई है। माने आधे मेडल किसके हैं, महिलाओं के। तो जिन देशों में महिलाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, उनका अब खेलों में क्या भविष्य है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ ही ऐसे स्पोर्ट्स बचे थे जिनमें फीमेल्स आगे बढ़ती नहीं थी या उनका पार्टिसिपेशन था ही नहीं, वो भी अब बंद हो गए। अब लगभग सारे ही खेलों में एक तरफ मेंस कॉम्पिटिशन चल रही होती हैं और एक तरफ विमेंस कॉम्पिटिशन चल रही होती हैं। तो आधे मेडल तो विमेन को ही लाने हैं, और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे, उनके पास तो फीमेल पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है। पिछले 5 ओलंपिक से अमेरिका के 55 से 60% पदक महिलाएं ला रही हैं। अमेरिका जो हमेशा चढ़ के ऊपर बैठा रहता है ना, नंबर 1 पे रहता है, नहीं तो नंबर 2 पे हो जाता है। नंबर 2 पे भी अगर होता है तो उससे आगे या तो रूस निकलता है या कभी चीन, नहीं तो नंबर 3 पर ओलंपिक्स के इतिहास में आज तक अमेरिका नहीं आया। अमेरिका को किसने बिल्कुल टॉप पर रखा है आज तक, महिलाओं ने। ये लोगों को झटका लग जाएगा, वो कहेंगे ये ऐसी बात है। हाँ, अगर अमेरिका 10 पदक जीतता है तो उसमें से 6 महिलाओं के होते हैं, महिलाएं अमेरिका को जिता रही हैं। पता करिएगा इस बार कि जिम्नास्टिक्स में किसका दबदबा रहा है, किसको गोट माना गया है। सिमोन बाइल्स, वो महिला है, और अश्वेत महिला है, और कहां की हैं, अमेरिका। अमेरिका की हैं। और इतने झोला भर के वो अमेरिका के लिए पदक लेकर के आ गई। किसमें, जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में। भारत में महिला जिम्नास्टिक्स में जाए तो तुरंत उसको बोलेंगे कुलच्छिनी, कुल्टा, बेशरम, टांगे खोल करके कूद रही है। तुम्हें कहां से पदक मिल जाएंगे, आधे पदक तो महिलाओं के भरोसे हैं, वहां तुम्हारा ऐसे हो जाता है। और ऐसा करके भी इस बार जो एकमात्र प्रतियोगी है जिसने 2-2 पदक दिलाए भारत को, वो कौन है, एक महिला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मनु। और हो सकता है गोल्ड भी आ गया होता विनेश फोगट के साथ, अगर किस्मत थोड़ा साथ दे देती तो वो भी हो गया होता। महिलाओं की उपेक्षा करके तो मेडल कैसे ले आ लोगे। हॉकी के अलावा भारत ने जो मेडल्स जीते हैं, देखना है उसमें कम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तुम याद करने जाओगे तो एक के बाद एक महिलाओं के नाम याद आएंगे। अभी हमने पीटी उषा का नाम लिया था, अभी तुम्हें मीराबाई चानू का नाम याद आ जाएगा। कितनी महिलाओं का नाम याद आएगा जो भारत को पदक दिला रही हैं, जबकि भारत में महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा माहौल है ही नहीं।
समझ में आ रही बात ये? और चीन के भी पदकों में जाकर देख लो कि इस बार महिलाओं ने कितने दिलाए हैं। ये छोटी बात नहीं है, 50% मामला यही है। अगर 100% की समस्या है तो उसमें 50% तो यही है। कल्चर में अब तीसरी बात सुनिए, बॉडी। भारत ने पता नहीं कौन सी मान्यता के चलते देह की भारी उपेक्षा कर दी, और जब तुम देह को ही नहीं सम्मान दोगे तो मेडल कहां से लाओगे? ये कल्चर का तीसरा पॉइंट है, देह, बॉडी। भारत में आप अगर शरीर बना रहे हो तो अभी भी जो पुराने किस्म की मान्यता वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे अरे देह में क्या रखा है, शरीर तो नश्वर है, क्या तन मांझता रे मिट्टी में मिल जाना। संतों ने बहुत ऊंची बात कही थी, पर इसलिए थोड़ी कही थी कि तुम व्यायाम ना करो और पड़े रहो खा पी के पकौड़ा तान के। ना कर काया पे अभिमान। जिसको देख हर समय देखो शरीर बनाए पे लगे, वो खा, जो शरीर बनाएगा वो खाएगा भी, जो खाए उसको बोलो ये देखो छाती का बोझ हर समय खाता रहता है। न्यूट्रिशन की हालत ये है, जरा दिल पे ऐसे हाथ रखिए फिर बताऊंगा, नहीं दिल ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा। आप जिसको हेल्दी फूड कह सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि इतना है कि सरवाइव कर जाओगे, आप जिसको हेल्दी फूड कह सकते हो, भारत में सिर्फ 25% लोगों को मिलता है, ये आंकड़ा है। और आप जिसको हेल्दी फूड कहोगे, जिसको खाकर आप सिर्फ चलोगे नहीं, स्वस्थ मजबूत तंदुरुस्त रहोगे, वो चीन में 90% लोगों को मिलता है। अब बताओ मेडल कौन लाएगा? और जो अंडर नरिश्ड लोग होते हैं, कि जिनके आप अगर ब्लड टेस्ट लो तो उसमें मिनरल, विटामिन और 100 चीज़ें और गड़बड़ निकलेंगी, उनका खून लेके टेस्टिंग करो। जो मेल नरिशमेंट के केसेस होते हैं वो चीन में है बस 2%, भारत में है 16%। 16% हमारी आबादी ऐसी है कि वो बिना खाए मर सकती है किसी दिन। उनके वाइटल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है बॉडी में। और 75% आबादी ऐसी है जो मरेगी तो नहीं, चलती रहेगी, लेकिन उसको तंदुरुस्त या मजबूत नहीं कह सकते। 75% हमारी आबादी ऐसी है। ये मेडल ले आएंगे हम। और क्यों? इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं। 75% भारत इतना नहीं गरीब है आज कि वो अपने आप को समुचित पोषण न दे सके। बात किसकी है? कल्चर, संस्कृति की। महिलाओं में अनीमिया के सबसे ज्यादा मामले कहां हैं? भारत में है। दुनिया की हार्ट अटैक कैपिटल क्या? भारत है। मधुमेह भारत है। कितने तरीके की डेफिशिएंसीज, फूड डेफिशिएंसीज सबसे ज्यादा कहां है? भारत में। कारण गरीबी ही नहीं है, गरीबी भी कारण है, पर गरीबी से ज्यादा बड़ा कारण है एटीट्यूड। शरीर का क्या है? मिट्टी है, मिट्टी हो जाना है। व्यायाम तो समय खराब करने वाली बात है, अमीरों के चोचले हैं। व्यायाम अमीरों के चोचले नहीं है भाई। स्पोर्ट्स इज टू बी टेकन एज सीरियसली एज एनीथिंग एल्स। आपने अगर दिन में एक्सरसाइज नहीं करी है या स्पोर्ट्स नहीं करे हैं तो ये आपने अपने खिलाफ गुनाह कर लिया है, इसको इतनी सीरियसली लेना होगा। पर वो चीज हम में है नहीं। थोड़ा बहुत वो मेट्रो सिटीज में फिर भी आ रही है बात, छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट प्रायोरिटी दी जाती, जब सब कुछ कर लिया, जिंदगी सेट चल रही है, सारे काम निपटा लिए, हाँ तो ठीक है 15 मिनट जा करके जिम में ऐसे ऐसे अपना थोड़ा कराओ, बस यही है जिमिंग। बात आ रही है समझ में? और ये जो एक एक फैक्टर बता रहा हूं, ये दूसरे फैक्टर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है।
दूसरे फैक्टर के साथ संबंध बना के इंटरैक्ट करके कंपाउंडिंग कर देता है। तीसरी चीज, तीसरा सी, कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी माने जैसा चल रहा है चलने दो ना, कौन बदले, झंझट कौन उठाए, खतरा कौन ले। स्पोर्ट्स का क्षेत्र सदा एक रेगुलर नौकरी से ज्यादा रिस्क का क्षेत्र होता है। आपने एक रेगुलर नौकरी ले ली, वो भी खासतौर पे सरकारी, तो ये तो छोड़ो कि तनख्वाह पक्की है, पेंशन भी पक्की है। ये तो छोड़ो कि आपको ही पेंशन मिलेगी, आप मर जाओगे तो आपके घर वालों को मिलेगी। वहां सब कुछ तय होता है। स्पोर्ट्स में अनसर्टेनिटी तो देखो हमेशा रहती है। जीतते जीतते हार सकते हो, पता नहीं स्पॉन्सर मिला कि नहीं मिला। ये नहीं कि 100% अनसर्टेनिटी है, पर नौकरी से ज्यादा अनिश्चित होता है स्पोर्ट्स का क्षेत्र। और जिन लोगों को सब कुछ बंधा बंधाया सुनिश्चित चाहिए, सुरक्षित चाहिए, जो बहुत डरे हुए लोग हैं, वो रिस्क नहीं उठा सकते। हम पता नहीं क्यों बहुत डरे हुए लोग हैं, हम ऐसे। रिस्क आदमी तभी उठा सकता है जब वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, कैरियर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे। भाई मुझे प्यार है खेलने से, तो इससे क्या मिलेगा तुझे आगे? भाई कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देख लेंगे। जिनमें ये एटीट्यूड होता है ना, वो आगे निकल पाते हैं। जानते हो, एक ये रोचक तथ्य है, अंडर 14 अंडर 16 में भारत का प्रदर्शन फिर भी ठीक रहता है। अंडर 14 में, अंडर 16, अंडर 18 में भी, अलग अलग स्पोर्ट्स में होता है, कहीं अंडर 17 भी होता है, ऐसे भी अलग अलग जगह होता है, अंडर 19 भी। इनमें भारत का फिर भी ठीक रहता है, हर स्पोर्ट में, चाहे वो टेनिस हो, स्विमिंग हो, रेसलिंग हो। अगर तुम देखोगे सीनियर्स, तो सीनियर से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं जूनियर्स। तो कोचेस से जब मिलता हूं, बात होती है, पूछता हूं क्या हो जाता है, बोलते हैं ये जैसे ही बड़े होने लगते हैं वैसे ही इनके ऊपर इनके घर वाले माँ बाप प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, इनका खेलना वेलना छुड़वाते हैं और कहते हैं कि जरा कैरियर पे ध्यान दे, रोजी रोटी पे ध्यान दे। तो मैंने कहा अच्छा, सबका छुड़वा दिया, तो फिर ये बच्चे जो हैं, ये जो खेल रहे हैं अभी, ये कहाँ से आए? मेरे स्क्वॉश के कोच थे, मैंने उनसे बात करी थी, ये क्यों हैं, फिर ये क्यों खेल रहे हैं? बोले ये इसलिए खेल रहे हैं, और इन्होंने स्क्वॉश भी इसीलिए चुना है क्योंकि भारत में स्क्वॉश खेला नहीं जाता। मैं कहा इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वॉश इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि स्क्वॉश खेला नहीं जाता, इसका क्या मतलब है? बोले चूंकि खेला नहीं जाता तो ये लोग इंडिया टॉप 100 में आ जाएंगे जूनियर कैटेगरी में। चूंकि इंडिया में स्क्वॉश इतना खेला नहीं जाता, तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये आसानी से इंडिया में जूनियर में टॉप 100 में आ जाएंगे। मैंने कहा तो? बोले इससे इनको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाएगा, इनके माँ बाप इन्हें इसलिए खिला रहे हैं। इनके माँ बाप इनको स्क्वॉश इसलिए नहीं खिला रहे कि ये बड़े होकर स्क्वॉश के खिलाड़ी बने, इनके माँ बाप इनको स्क्वॉश इसलिए खिला रहे हैं ताकि इनको फिर स्क्वॉश के माध्यम से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाए और फिर ये वहां जाके पढ़ के कोई जॉब ले लें। स्पोर्ट्स स्क्वॉश की जॉब नहीं, रेगुलर जॉब, रेगुलर क्लरिकल मैनेजरियल जॉब। आपके एथलीट समाज से ही उठते हैं और समाज का ही आईना होते हैं, समाज के प्रतिनिधि होते हैं। जैसा समाज होगा, एथलीट को समाज में ही रहना है ना भाई। हमें पता चलता है हमारे पुराने एथलीट हैं, उनकी भुखमरी की हालत है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने मेडल बेच रहा है। कोई माँ बाप फिर क्यों चाहेगा कि उसके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें? तभी चाह सकता है जब वो कहे कुछ नहीं, रब राखा, हो जाएगा, देखा जाएगा, पहले जो हुआ सो हुआ, हम नई कहानी लिखेंगे। ये नई कहानी लिखने का भाव हम में आ नहीं पा रहा है। हम अतीत से बहुत बंधे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा अपनी परंपराओं और अपने डरों से बंधे हुए हैं। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, वो जो फूड वाली चीज थी, उसमें एक और बात याद आ गई। मुझे मालूम है चर्चा लंबी जा रही है, पर 4 साल में दिल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं टूटता, मेरा भी टूटता है। तो मैं जरा खुल के बोलना चाहता हूं इस पर।
कुछ दशकों पहले तक आम चीनी की जो औसत लंबाई होती थी वो आम भारतीय से कम होती थी। हमने मेहनत न करके, व्यायाम न करके, अपने आप को समुचित भोजन न देके अपनी ये हालत कर ली है कि आज औसत चीनी औसत भारतीय से लंबा हो गया है। नहीं तो पहले आप लोग मजाक में भी ये करते थे ना कि चीनी कद में थोड़ा छोटा होता है। अब वो हालत नहीं है, चीनियों का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। अच्छा खाना पीना खाओगे, व्यायाम करोगे तो कद बढ़ता है। उनका बढ़ गया। 2 पीढ़ियों में उन्होंने अपना कद बदल डाला। 1960 से उन्होंने अपना शुरू करा था, 60 से 80 तक कुछ खास नहीं कर पाए। 60 से 80 तक तो वो प्रायोगिक तौर पर करते रहे, जिसमें उनके यहाँ भुखमरी भी पड़ी, लाखों जानें भी गईं, वो सब हुआ। लेकिन फिर उनके प्रयोग सफल हुए। 80 के दशक के बाद से उन्होंने अपना सब बदल डाला, अपना कद तक बदल डाला। कैपिटल, कल्चर, कॉन्फॉर्मिटी, और चौथा सी ऐसा है जो थोड़ा सा आपके अब लिटरली छक्के छुड़ा देगा, क्रिकेट। छक्के छूटे। भारत के ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते? बहुत बड़ा कारण है क्रिकेट। हमने कहा भारत के कुल तो 1000 स्टेडियम हैं, वो भी ज्यादातर किसको समर्पित हैं? हमने कहा भारत की $2 बिलियन की तो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है, वो भी 87% किसको समर्पित है? क्रिकेट को। क्रिकेट ने बाकी सब खेलों को लील लिया है बिल्कुल। चीन के पास एक सौभाग्य यह है कि उनके पास क्रिकेट नहीं है। अमेरिका के पास भी यह सौभाग्य है, पर भारत अब धीरे धीरे अमेरिका में क्रिकेट को ला रहा है। और आईपीएल छोटी चीज नहीं है। चीन ने जो काम ओलंपिक्स में करके दिखाया है, भारत ने वो काम आईपीएल में करके दिखाया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दुनिया में सबसे महंगे स्पोर्टिंग ब्रांड्स में से है। हमने स्पोर्टिंग बजट, हमने भारत के बजट की बात करी, स्पोर्ट्स बजट की, क्या बोला? मिलियन में था ना, 415 मिलियन। और आईपीएल की जो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती हैं वो बिलियन में होती हैं। भारत के खेल बजट से एक तरह से ज्यादा महंगी होती हैं। पूरे भारत देश के पूरे खेल बजट से ज्यादा महंगा है वो आईपीएल को। अब मेडल आएगा क्या? और क्रिकेट ओलंपिक में घुसने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हटाओ, ये कोई खेल है, इसको हम, ये तुम्हारे खेल की दुनिया में इज्जत है। ओलंपिक्स में वो खिलाते ही नहीं क्रिकेट, बोलते ये हम खेल जैसा खेल होना चाहिए। एक भाग रहा है, एक लकड़ी लेके खड़ा है और 10 जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, इसको हम खेल मानते ही नहीं। ये कौन सा खेल है जिसमें बीच में लंच और टी भी होता है? एक पार्टी जैसी चीज हो सकती है, लंच चल रहा है, टी चल रहा है, इसे स्पोर्ट हम मानते ही नहीं, वो लगते ही नहीं उसे ओलंपिक्स में। एशियन गेम्स तक में बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको रखो रखो, बात बनते बनते रह जाती है, कभी रख लेते हैं। कॉमनवेल्थ तक में तकलीफ आई थी क्रिकेट को रखने में, पर कॉमनवेल्थ में फिर भी चल गया क्योंकि उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वही हैं देश जो सब ब्रिटेन वाले हैं, तो वहां फिर भी। समझ में आ रही है बात? ये 4 सी हैं। जब तक इन 4 सी से आजादी नहीं मिलेगी, हर चौथे साल दिल टूटेगा ही टूटेगा। कुछ पदक आ जाएंगे, वो ज्यादातर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आएंगे, वो सिस्टमिक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को पैदा करा, नहीं। चाइना में खिलाड़ियों को सिस्टम पैदा करता है। भारत में खिलाड़ी सिस्टम के खिलाफ जाकर के मेडल लाता है। यहां तो वो मेडल ला भी रहा होता है तो सिस्टम उसको रोकता है कि मेडल ना ला।
इस बात पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए शूटिंग में। तो उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, अ शॉर्टेड हिस्ट्री। तो उसमें ये बात लिखते हैं कि उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनकी अपनी पर्सनल शूटिंग रेंज का, क्योंकि जिस प्रिसिशन पे उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत थी वो कर सकते थे ना, अवेलेबल थी, बाकियों को वो अवेलेबल नहीं थी। यहाँ माँ बाप कहते हैं तुम बताओ, लड़की है तो दहेज के लिए जितना देना होगा दे देंगे, लड़का है तो कोचिंग के लिए इतना देना होगा दे देंगे। यही वो बोल दे खेलने के लिए चाहिए। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। कुछ नहीं देंगे उसको। दो चार तो मेरे पीछे पड़े हैं, बोल रहे हैं आपका जीवन आपका समय बहुत कीमती है, आप उसको टेनिस जैसी व्यर्थ चीजों में क्यों लगा रहे हो। ये जो हफ्ते में एक आध दो दिन आप जाके वहां 2 घंटा खेल आते हो, आपको नहीं लगता ये आपके अमूल्य समय की बर्बादी है? इतनी देर में आप सेशन ले लेते। इनको समझ में ही नहीं आता। और हाँ, जो कल्चर वाली बात थी, मैंने अपने टेनिस की बात करी तो वहां से बताता हूं। डिसरिस्पेक्ट बहुत है खेल के लिए, बहुत है। आप खेल रहे हो कोर्ट पर, लोग आकर के बगल में बात करना शुरू कर देंगे, उनको समझ में नहीं आता, नहीं कर सकते। मुझे गार्ड खड़ा करना पड़ता है कि मैं खेल रहा हूं तो कोई घुस ना आए, नहीं तो बीच कोर्ट में आकर आचार्य जी हमने आपको देखा, हम आपका बहुत देखते हैं। आचार्य जी मैच पॉइंट सेव करने के लिए खड़े हुए थे। हो गया। इधर उधर भागता फिरता हूं, कोई खाली कोर्ट मिल जाए जहां लोग आसपास ना। बहुत घोर असम्मान है खेल के प्रति। मैंने टेनिस कोर्ट पे लोगों को बैडमिंटन खेलते देखा है। मैंने ऐसे दोनों हाथ उठा करके कहा था कोर्ट अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, बस यही देखना बाकी रह गया था। प्रेमी जोड़ा था, वो उसको शटल कॉक खिलाने लाया था, दोनों टेनिस कोर्ट पे खड़े हो गए बैडमिंटन खेल रहे हैं। मजाक नहीं कर, सच में देखा है। याद करता हूं ना, मतलब एकदम कुछ छन से जो टूटे कोई सपना। ये हमारे यहां पर खेल का सम्मान है। खेल ही तो है, खेल में क्या है। लेट्स गेट डाउन टू सम सीरियस वर्क। खेल तो बेकार की बात है। चाइना ने सिर्फ मेडल लाने का प्रोजेक्ट नहीं शुरू करा था, फिर बता रहा हूं उसका क्या नाम है, फिटनेस प्रोग्राम है वो। फिटनेस, अरे हमें अपने पूरी आबादी की फिटनेस ठीक करनी है, इसी से ये बेहतर जीवन जिएंगे, इसी से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, इसी से ये मानसिक तौर पर भी ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। खेल सिर्फ कोई दौड़ना भागना थोड़ी होता है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और उसके बिना आप नहीं बन सकते, और उसके कारण एवोल्यूशनरी हैं। आप अभी ताज़े ताज़े जंगल से निकले हो, और जंगल में आप दिन रात क्या किया करते थे? जंगल में आप दिन भर दौड़ते भागते थे। तो ये जो शरीर है ये चाहता है कि ये दौड़े भागे भाई। जंगल में जो बुढ़ा भी हो गया था वो भी दिन रात दौड़ता भागता था, नहीं तो खाने को नहीं पाएगा। या जंगल में ऐसा होता था कि ताऊ जी 70 के हो गए हैं तो पड़े हुए हैं तोंद उठा के और सब लोग आके पांव मींज रहे हैं उनके? ऐसा होता था जंगल में? तुम आखिरी दिन तक भी खुद दौड़ भाग करोगे तो खाने को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। ऐसा हमारा शरीर है। और ये शरीर जो बना ही है मेहनत करने के लिए, जब आप इससे मेहनत नहीं कराते तो शरीर ही नहीं दिमाग भी बेकार हो जाता है। अपने साथ जो मुझे एक बड़ी से बड़ी शिकायत है वो ये है कि मुझे कुछ किलो हैं वजन के, वो कम करने हैं, वो हो क्यों नहीं रहे? ऐसा नहीं कि हो नहीं जाते, और फिर गड़बड़ हो जाती है। ये एक बड़ी बात होनी चाहिए, ये अपने खिलाफ शिकायत की लज्जा की बात होनी चाहिए।
इतनी बड़ी बड़ी तोंद लेके बैठे हैं, लाज नहीं आ रही? अपने आप को रिस्पेक्टेबल इज्जतदार बोल रहे हो। अमेरिका के सीईओज देखे हैं कैसे होते हैं? सारे कैसे होते हैं? एक के बाद एक याद कर लो। उनमें सब में शारीरिक तौर पर साझी बात क्या याद आ रही है? सब लीन और फिट होते हैं। आप मोटे वोटे हो गए तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, कम से कम आपको कोई जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाएगा। ये भारत में है कि जो सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं, नेता और अफसर वगैरह, वो इतने मोटे होते हैं और कोई पूछता नहीं कि तुम इतने मोटे हो तो तुम नेता, मंत्री, अफसर कैसे बन सकते हो? रिजाइन करो। भारत में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि वो अब, कई बार ये लोग जाकर के अपनी फोटो वगैरह दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, और जब ये अपनी फोटो दिखाते हैं कुछ खेलते हुए या योग करते हुए तो और ज्यादा पता चलता है कितने भयानक मोटे हैं, एकदम अनफिट है। और अमेरिका में आप बराक ओबामा की देखिए तो बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो आएगी, उनकी कदकाठी भी ऐसी थी बास्केटबॉल प्लेयर जैसी। और बहुत आपको मिल जाएगा बराक ओबामा बास्केटबॉल खेल रहे और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ट्रंप की बात अलग है, मैंने पहले ही देख लिया है कि आपत्ति आने वाली है। एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, ठीक है। फिर अमेरिका में भी अब देसी बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ तो असर पड़ेगा। पुतिन क्या रहे हैं अपने समय में? एथलीट। एथलीट तो रही है। क्या करते थे वो? क्या खेलते थे? चेस। ये मंच फटना चाहिए, मुझे अभी जाना है। ताइक्वांडो या जूडो, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मीडिया ने, पश्चिमी मीडिया ने खूब कयास लगाया, बोले इनको कैंसर हो गया है, ये मरेंगे, ये होगा वो होगा, खूब था। आप 2 साल पहले की आज से रिपोर्ट देखिएगा तो उसने सारे स्पेकुलेशन यही था कि ये तो आदमी कैंसर की लास्ट स्टेज पे मरने वाला है। पुतिन ने उसका जवाब कैसे दिया? एक शर्टलेस फोटो पब्लिश करा के, बस ऐसे स्टेयरिंग एट द एंटायर वेस्ट, मैं मर रहा हूं, ये जवाब था उनका। एक फोटो और पूरा पश्चिमी मीडिया चुप हो गया। और वो आदमी को ये नहीं है कि 30 साल का है, भारत के हिसाब से वो आदमी बहुत बुढ़ा है, पर आप उसका शरीर देखिए। पुतिन की बात कर रहा हूं। और फिर हमारे नेताओं का शरीर देखिए, कई तो ऐसे हैं, आपको वीडियो मिलेंगे, तस्वीरें मिलेंगी, मंच पे चल रहे हैं, लुढ़क गए, एक आध दो मंच तोड़ चुके हैं। और ये नहीं कि सिर्फ वो नेता हैं, जो पदासीन नेता हैं, इन देयर टेन्योर उन्होंने ये करा है। कईयों के साथ विदेश में ये हो चुका है कि जा रहे हैं वो गिर पड़े। कहीं और ये हो जाए तो इसी आधार पर जो नेता है वो इस्तीफा दे देगा, कहेगा आई एम नो मोर फिजिकली फिट। अब से जब किसी इंसान को देखो, और सबसे पहले उस इंसान को जो आईने में दिखाई देता है, सबसे पहले बहुत चीजों पर उसका मूल्यांकन करा जाता है, असेसमेंट करा जाता है, पर एक उसमें फैक्टर ये भी रखो कि वो फिट कितना है। जब भी किसी इंसान को देखो, जज तो हम सभी करते हैं, कितना भी बोलो डोंट जज, पर जज तो करते ही हो ना। उसको जजमेंट मत बोलो, उसको असेसमेंट बोलो, मूल्यांकन। किसी भी इंसान का जब मूल्यांकन करो ना तो उसमें यह बात भी रखो, फिट है कि नहीं है। और फिट नहीं है तो कुछ नंबर काट लो। मैं भी फिट नहीं हूं तो कुछ नंबर मेरे भी काटा करो। जो ही फिट ना दिखे, और सबसे पहले तो खुद को आईने में देखो। बहुत सारे कपड़े पहन के नहीं, कोट पैंट पहन के असलियत छुप जाती है। नंगे होके जरा खड़ा हुआ करो, आईने के सामने कह रहा हूं। बहुत बचा के बोलना पड़ता है, शॉर्ट्स का जमाना है, इतना सा निकालते हैं। और फिर इसीलिए, ताकि पता ना चले हम कैसे हैं,
भारत में जितने घनघोर लंबे लंबे कपड़े पहने जाते हैं उतने दुनिया में कहीं पहने जाते हैं? एक बार तुमने कुर्ता पजामा पहन लिया, और कुर्ते पजामे से भी ज्यादा, भारत से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। वहां पे क्या चलता है? पठानी। सलवार कमीज। एक बार तुमने वो पठानी सूट पहन लिया, तुम्हारी तोन छुपने लगती है। कुर्ता पजामा भी छुपाने लगता है, तो भारत में कुर्ता पजामा चलता है। महिलाएं मुस्कुरा क्या रही हैं? साड़ी के बारे में क्या विचार है? ये जो इतने फिट की बांधते हो, उसमें फिर कुछ पता भी चलता है कितने? यही अगर थोड़े ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तन थोड़ा तो खुला हो, तो खुद ही बहुत सारा मांस लीक कर करके बाहर आएगा, तो पता चलेगा कि ये इतना सारा मामला गड़बड़ था अंदर। अभी तो सब छुप जाता है, लीकेज पता ही नहीं चलती। साड़ी के भीतर 3 टायर हैं, 1 2 3। जैसे रेलवे का 3 टायर कोच। कुछ पता नहीं चलता क्या है। यही जब थोड़े कपड़े ऐसे होते हैं तो पता चलता है कि सोचना इस बात को कि हमारी पूरी संस्कृति ही देह की अवमानना पर खड़ी हुई हो। जैसे आदमी मोटा और भद्दा हो जाएगा तो शरीर तो छुपाएगा अपना। मैं नहीं कह रहा देह उघाड़ना या शरीर का अश्लील प्रदर्शन करना अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं कि शरीर छुपाना मजबूरी बन जाती है जब देह भद्दी कर लेते हो। मुझे एक आंकड़ा अपनी तरफ से याद आ रहा था कि जब मैं ये देख रहा था कि ऑल टाइम सारी कंट्रीज की जो मेडल टेली है, उसमें बहुत सारे अफ्रीकन देश भी हैं जो भारत से बहुत गरीब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथोपिया, जिन्होंने भारत से ज़्यादा मेडल हासिल करे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, और उनका जो कंटिजेंट होता है वो भी भारत से मतलब बड़ा होता है। वो गरीब भी हैं और आबादी में छोटे भी हैं। ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से आधी है और जिनकी आबादी भारत की अपेक्षा 1/20 है, वो भी भारत से ज़्यादा पदक कैसे हासिल कर लेते हैं? आंसर उसी 4C फ्रेमवर्क में है जो आपको दिया। अगर 4C हैं तो उसमें कैपिटल सिर्फ 1C है। कैपिटल 1/4 है ना। क्या क्या था? कैपिटल, कल्चर, कॉन्फॉर्मिटी, क्रिकेट। ये 4C थे जिनके कारण भारत को पदक नहीं मिलते। तो कैपिटल में भारत हो सकता है कि वो जो गरीब अफ्रीकन देश है उससे आगे हो, बाकी 3 चीज़ों में वो हमसे आगे है, तो हमसे ज़्यादा पदक ले आता है। 117 लोगों का हमने इस बार दस्ता भेजा था। बहुत कोई छोटा दस्ता नहीं है। कुछ नहीं, ठन गोपाल जी। इसके अलावा अभी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ ट्वीट्स हैं जो शायद विनेश फोगाट जी के हैं, कि ओलंपिक से जस्ट पहले वो अपने वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो ट्विटर पे उन्हें लिखना पड़ रहा था। हाँ। ये देखो, हम नहीं इज्जत देते स्पोर्ट्स को, नहीं देते तो नहीं देते। मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ रेस्टोरेंट भी है, उसी कंपाउंड में रेस्टोरेंट भी है और टेनिस कोर्ट भी है। रेस्टोरेंट एकदम वेल मैनेज रहता है, स्पिक स्पैंक। मजाल है वहाँ गंदगी हो जाए ज़रा सी भी। टेनिस कोर्ट में गंदगी रहती है, उतनी नहीं, पर जब मैं रेस्टोरेंट को देखूं और कोर्ट को देखूं तो स्पष्ट रहता है कि ज़्यादा इज्जत खाने पीने को रेस्टोरेंट को दी जा रही है, कोर्ट को कम इज्जत दी जा रही है। इसी तरीके से आप अगर भारत में स्पोर्ट्स मेडिसिन में हो या स्पोर्ट्स काउंसलिंग में हो या ट्रेनिंग में हो, आपका काम किसी ब्यूरोक्रेटिक काम से ही नहीं समझा जाता है। आप बोलो कि मैं एक स्पोर्ट्स कोच हूँ, और कोई दूसरा बंदा कोई बहुत साधारण सी सरकारी नौकरी कर रहा होगा या हो सकता है प्राइवेट, तो उसको लगेगा कि उसका काम बेहतर है और कोच का काम इंफीरियर है। इज्जत नहीं है हमारे मन में स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। कल्चर की बात है, संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है ना, वो बहुत कुछ गलत तत्व लेकर चल रही है, और खेद की बात यह है कि हम उन गलत तत्वों को छोड़ना भी नहीं चाहते। हम उनको पकड़े रहना चाहते हैं सांस्कृतिक गौरव के नाम पर, और जब तक सांस्कृतिक गौरव के नाम पर तुम संस्कृति की गलतियों को भी नहीं छोड़ोगे, तब तक भूल जाओ कि कोई तरक्की होने वाली है। बार बार ये बोल दोगे कुछ मेडल तो आ गए ना, कोई तो ले आया ना, कुछ तो हो गया ना। ये जो 2 चीजें हैं ना,
सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद, ये दोनों मिलकर हमें सच्चाई देखने नहीं देते। अभी भी बहुत कम ईमानदारी से एक अंतर अवलोकन होगा, चिंतन मनन होगा, इंट्रोस्पेक्शन कि सचमुच क्या हो रहा है। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा कि 5-7 मेडल तो आ ही गए हैं, तो इन्हीं 5-7 मेडल को जीतने वाले लोगों के यशोगान में पूरा देश धुत हो जाएगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा देश और कभी कोई गोल्ड नहीं, कभी बस एक गोल्ड। जितने तुमने कुल मेडल जीते हैं उससे 15-20 गुना तो चीन ने सिर्फ गोल्ड जीते हैं। जितने तुमने कुल मिला के मेडल जीते हैं उससे लगभग 20 गुना चीन ने सिर्फ गोल्ड जीते हैं। ये सवाल नहीं पूछेंगे, हम चालू हो जाएंगे कि ये एथलीट है, ये इतना लाया, इसको इतने पैसे दे दो, इसको ये। उस एथलीट से पूछो ना वो बेचारा कैसे लाया है। आज जो लोग उसको मंचों पे बुलाकर उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, नेता वगैरह, यही लोग हैं जिनकी वजह से अगर वो ब्रॉन्ज लाया है तो गोल्ड लाने से चूक गया है। समझ रहे हो बात को? लेकिन जब उसका कोई भी मेडल आ जाता है, चाहे ब्रॉन्ज ही आ गया हो, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे सब सिस्टम ने और नेताओं ने मिलकर के वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये बिल्कुल झूठी बात है ना। सही बात तो ये है कि अगर सिस्टम ने उसको जरा भी सहारा दिया होता तो वो व्यक्ति शायद पोडियम पे गोल्ड पे खड़ा होता। लेकिन हम सिस्टम से, नेताओं से और सबसे ज्यादा अपने आप से, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हम जवाब नहीं मांगते कि हम कैसे लोग हैं। दिल हमारा, तुम कहते हो हर चौथे साल टूट जाता है, लेकिन होश हमको फिर भी नहीं आता है। हम यही कहते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं। देखो, वी आर अ ग्रेट कंट्री, तो हमारे जितने भी मेडल्स आए हैं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं भी कहता हूं सेलिब्रेट करो जितने आए हैं, पर फिर उनका शोक भी मनाओ जो नहीं आए हैं, जिन्हें आना चाहिए था पर नहीं आए। मैं उनका शोक भी मनाना चाहता हूं। या कैसे अंधा हो जाऊं उनके प्रति? वो सब संभावनाएं जो साकार नहीं हो पाई, वो सब जो कुछ हो सकता था पर हमारी ही काहिली की वजह से नहीं हुआ, मैं उसको भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? और अगर भूलता रहूंगा तो यथास्थिति बनी रहेगी, कोई तरक्की कभी नहीं होगी। दर्द होना चाहिए, चोट लगनी चाहिए, अपमान का अनुभव होना चाहिए, और इतनी गैरत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके और हमारे ही भीतर, हमारे विचार में, हमारे रवैये में और हमारी संस्कृति में जो दोष हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें। देखते हैं 4 साल बाद अब फिर क्या होता है। पिछले ओलंपिक्स में भी हमने बात करी थी, देखो मुझे याद आ रहा है, पिछले ओलंपिक्स में भी बात करी थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं पड़ी होगी, यूट्यूब पर भी पड़ी होगी। इस ओलंपिक्स में ही बात कर रहे हैं। मुझे डर है कहीं अगले ओलंपिक्स में भी ऐसी ही बात ना कर रहे हो। इसमें एक सवाल था, आपने कल्चर की बात करी और उसमें सरेंडर की बात करी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो ये सरेंडर वाला कल्चर था अब ये तो बदल रहा है। अब लोग जो हैं वो एक्चुअली एग्रेसिव हो गए हैं और वो अब दबते नहीं हैं, जाग रहे हैं, इस तरह की संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा दब रहे हैं। जिसको तुम कहते हो कि भारत में एग्रेसिव कल्चर आ रहा है, वहां लोग किस पर एग्रेसिव हो रहे हैं? जो कमजोर है उस पर एग्रेसिव हो रहे हैं। कमजोर पर एग्रेसिव होने से मेडल थोड़ा ही आ जाएगा। मेडल तो आता है जब अपने से ज्यादा जो दमदार है उसको गिरा दो। विनेश फोगट ने जिसको हराया था वो लगभग 90 मैच से नहीं हारी थी, जापान की जो खिलाड़ी थी। मेडल आता है किसी ऐसे को हराने में जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो, अपने से ज्यादा पहुंचा हुआ हो। और भारत में जो आक्रामकता आ रही है वो यही है कि जो संख्या में कम दिखे, गरीब दिखे, किसी भी तरीके से कमजोर दिखे, जाके उस पर चढ़ बैठो, आक्रामक हो जाओ, उसको गिरा दो। सामरिक मिलिट्री क्षेत्र में भी हम किनको आंखें दिखा रहे हैं? वही जो देश हमसे कमजोर हैं और कम आबादी वाले हैं। चीन तो हम पे चढ़ा हुआ बैठा हुआ है, हम चीन का कुछ कर पा रहे हैं क्या? कौन सा एग्रेशन? कौन सा एग्रेशन? कहां एग्रेशन है हम में?
कमजोर को आंखें दिखाना एग्रेशन नहीं कहलाता। राइट एग्रेशन का मतलब होता है सच्चाई की रक्षा के लिए मैं भगवान से भी भिड़ जाऊंगा। कोई होगा, बड़े से बड़ा ताकतवर देश होगा, चीन होगा, कोई होगा, अगर मुझे पता है कि सच्चाई मेरे साथ है तो मैं उसे दबूंगा थोड़ी। ये होता है राइट एग्रेशन। वो राइट एग्रेशन हमें कहां देखने को मिल रहा है? और जहां तक कमजोर को दबाने की बात है, वो कोई नई चीज नहीं हो गई हमारी संस्कृति में, बहुत पहले से थी। जो हमारी संस्कृति में कुछ काले और विषैले तत्व हैं, उनमें एक ये भी है, कमजोर को दबाओ, चाहे जाति के नाम पर, चाहे लिंग के नाम पर, और चाहे धन के नाम पर। भेदभाव तो है, वो चीज तुम हमेशा से करते आए हैं। तो आज तुम खुलेआम दबा रहे हो, दबाते तो तुम पहले भी थे। पहले खुलेआम इतना नहीं दबाते थे, आज खुलेआम दबा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज परंपरा से चली आ रही है, वो ठीक थोड़ी हो जाती है। परंपरा इंसान के हाथ की बात होती है, उसको सुधारते रहना चाहिए। परंपरा सनातन नहीं होती। लोग बोलते हैं सनातन संस्कृति, कोई संस्कृति सनातन नहीं होती, कोई परंपरा सनातन नहीं होती। ये सब बदलने वाली चीजें होती हैं, इन्हें बदला जाना चाहिए, तभी तो सुधरेंगी। सनातन बस एक बात होती है, क्या? सत्य, जो नहीं बदल सकता, और उसी की ओर लगातार बढ़ना, सिर्फ उसी के सामने झुकना धर्म कहलाता है। तो सनातन धर्म क्या है? सच्चाई के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, सच्चाई के अलावा संस्कृति के सामने भी नहीं झुकूंगा, यह है सनातन धर्म। कल ही आखिरी दिन है ना ओलंपिक्स जी, हम्म। क्लोजिंग सेरेमनी। बस टाटा, सी यू आफ्टर 4 years।